गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9th क्लास में सिक्योरिटी स्किल्स जिन जिन स्टूडेंट्स ने ली है वो सभी आज मेरे से रूबरू होने जा रहे हैं। देखो बेटा, पहली बात तो ये कि मैं आशा करता हूँ कि आप अपने घर पर सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और अच्छे से होंगे, हेल्दी होंगे। बेटा अभी तक जैसे मैं ग्रुप में देख रहा हूँ आप लोग 23 अराउंड इतनी स्ट्रेंथ है हमारी, और मैं ज्यादा से ज्यादा 9th क्लास में 40 स्टूडेंट्स जो है इग्नोर कर सकता हूँ। तो अभी भी आपका कोई कलीग, आपका कोई साथी बचा हुआ है जो इंटरेस्टेड है सिक्योरिटी स्किल्स लेने में, तो आप उसे इन्फॉर्म कर दें, उसे बता दें कि अभी भी आप इनरोल हो सकते हैं सिक्योरिटी स्किल्स में। और यकीन मानिए, पहले तो आप लोगों को देखिए कि हो सकता है मैंने कभी आपको 7th या 8th में कुछ पढ़ा दिया हो या कभी आपकी क्लास में इंटरेक्ट हुआ हो मेरे साथ, तो आप देखोगे कि आपको पढ़ने में ही सब्जेक्ट जो है बड़ा एक अच्छा लगेगा, आपको बड़ा मतलब उसमें मजा आएगा। ये कई बार हम कुछ चीजों को बड़ा दूसरी तरीके से सोच जाते हैं कि अरे भाई सिक्योरिटी मतलब ये जीवन की वो एक इट इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। यानी कि लाइफ में जो सेफ्टी ना हो, सिक्योरिटी ना हो, देन नथिंग इज देयर। आप कुछ भी चीज उठा लीजिए, आप गीले में से जा रहे हैं, बारिश का टाइम आप देख ही रहे होंगे, आप पानी को देख के थोड़ा सा आपके मन में फील आने लग जाता है कि भाई मैं अगर ढंग से नहीं चला, मैंने पैर ठीक नहीं रखा तो मैं कहीं ना किसी के गिर सकता हूँ। That's time you have to aware about the safety and security of yourself also. Now our subject is private security. तो जब प्राइवेट सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं तो उसके साथ साथ कुछ चीजों को जानना जरूरी हो जाता है। और आज हमारा जो फर्स्ट जो यूनिट है और उसका जो फर्स्ट सेशन है वो ये कि भाई इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटी स्किल्स जान लें कि भाई सिक्योरिटी स्किल्स क्या है, जो भी आपके डाउट्स हैं या जो आप जानना चाहते हैं भाई है क्या ये चीज। तो सिक्योरिटी बेसिक तौर पर 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है बेटा, एक पब्लिक सिक्योरिटी, दूसरी प्राइवेट सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का जो फील्ड है वो बहुत वास्ट है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये एक उसकी हमारे लाइफ की। मैंने पहले आपको एक एग्जांपल से क्लियर भी कर दिया कि हर चीज में आपके साथ सेफ्टी सिक्योरिटी जो है इन्वॉल्व है। सो पब्लिक सिक्योरिटी में बेटा जब हम बात करते हैं तो इट इज फंडेड बाय गवर्नमेंट। आपके प्रोटेक्शन के लिए, आपको क्राइम से, आपको जस्टिस दिलाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, न्याय व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए पब्लिक सिक्योरिटी होती है। और पब्लिक सिक्योरिटी ये जो गवर्नमेंट सीधे सीधे अपने अंडर रखती है, यानी कि आप कह सकते हैं भाई कि इसमें पुलिस होगी, आपकी पुलिस होगी, CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज हो गई, इसके अलावा आपका होमगार्ड। तो इन चीजों को सीधे सीधे गवर्नमेंट अपने अंडर रखती है प्रशासन को, कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो वो पब्लिक सिक्योरिटी है। इसके अलावा है प्राइवेट सिक्योरिटी, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट भी है प्राइवेट सिक्योरिटी के बारे में कि भाई एक ओनर है, एक एम्प्लॉयर है, एक मालिक है जिसने एक अपनी कंपनी लगा रखी है। सपोज करो आप किसी एक कंपनी के मालिक हैं, आप अपनी कंपनी में स्पोर्ट्स शूज बनाते हैं और अब आपने अपना अच्छे से अपनी फैक्ट्री को सेटअप कर लिया, अपनी इंडस्ट्री को, और उसमें प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है। सपोज करो वहां पे सिक्योरिटी ना हो आपके पास, तो क्या होगा, आपके एम्प्लॉय ही वहां पे चोर हो जाएंगे, आपका सारा मटेरियल आप उसको ले जाने लगेंगे, आप कुछ रॉ मटेरियल लेके आ रहे हो वो भी नहीं मिलेगा, और
और धीरे धीरे जो आपने इंडस्ट्री लगाई थी वो ठप हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्यों? सिक्योरिटी नहीं है वहां पे। तो सिक्योरिटी यानी कि आप ये लगा के चलो कि जब प्राइवेट सिक्योरिटी की बात करते हैं, भाई ठीक है, एक पब्लिक सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट सुरक्षा दे रही है सबको, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कराने के लिए, लोगों को क्राइम से बचाने के लिए, बट अपनी जो निजी संपत्ति प्रॉपर्टी की कोई प्रोटेक्शन कैसे करेगा? उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी प्राइवेट सिक्योरिटी। क्लियर? तो प्राइवेट सिक्योरिटी जो एक कानून से चलती है, एक लॉ से चलती है, एक रेगुलेशन से चलती है, बेटा वो है पसार। पसारा भी बोल देते हैं या पसार भी बोल देते हैं। पसार में प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज रेगुलेशन एक्ट 2005 में बना था ये। इसके हिसाब से प्राइवेट सिक्योरिटी में काम करने के, कि आप प्राइवेट सिक्योरिटी में काम कैसे कर सकते हो, आप कौन कौन प्राइवेट सिक्योरिटी में काम कर सकता है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, उसके लिए क्या क्या चीजें आप में होनी चाहिए, आपकी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, आपकी फिजिकल एस्पेक्ट्स कितनी होनी चाहिए, यानी कि आपकी शारीरिक विशेषताएं, हाइट, चेस्ट, ये जो भी है, ये सारी चीजें, या आपका वेरिफिकेशन कैसे होना चाहिए, आपका कैरेक्टराइजेशन कैसे होगा उसमें, ये सारी चीजें इस कानून में है। और ऐसा नहीं कि जैसे जनरली हम प्राइवेट सिक्योरिटी का नाम लेते हैं, हमारे दिमाग में एक आ गया भाई की एक इमेज आ गई, अरे हाँ प्राइवेट सिक्योरिटी, हाँ देखा था किसी सोसाइटी में ना एक गार्ड खड़ा था। नो, वो आदमी एम्प्लॉयर अपने हिसाब से अफोर्ड कर रहा है उस चीज को। मार्केट में चले जाओ आपको जो बनाना है, केले हैं वो 30 रुपए दर्जन, 40 रुपए दर्जन भी मिल जाएंगे, और अच्छे केले लेने के लिए आपको 60-70 रुपए दर्जन भी 60-70 रुपए लगाने पड़ेंगे एक दर्जन अच्छे केले लेने के लिए। ऐसा ही है भाई कि आप अच्छी चीज अगर जो लेना चाहते हो उसके लिए आपको अच्छा एक्सपेंस करना पड़ेगा। सिक्योरिटी में भी यही है। एक इंडस्ट्री है छोटी सी, वहां पे आपने 7, 8, 10 हजार रुपए तक का कोई प्राइवेट सिक्योरिटी पर्सन रख लिया, हाँ ठीक है भाई सिक्योरिटी है। एक इंडस्ट्री भी है होंडा, BMW या और जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, वहां एक सिक्योरिटी गार्ड भी 30,000 तक चार्ज करता है। आप चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और उनकी तो बात ही छोड़ दो, मातारी समझ रहे बेटा। तो हर जगह यही है, जब आप स्किलफुल होते हो, जब आप अच्छे से अपना सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो आपको अच्छी कमाई का अवसर मिलता है। तो ये चीज नहीं समझना कि मतलब अरे यार इसमें तो कुछ ऐसा स्कोप नहीं है। प्राइवेट सिक्योरिटी में बहुत ज्यादा स्कोप है। और मतलब मैं आप लोगों को कुछ और बताना ऐड करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ थोड़ा सा सिनारियो थोड़ा सा अलग है, बट फॉरेन में प्राइवेट सिक्योरिटी, वहां की पुलिस और वहां की जो पब्लिक सिक्योरिटी एजेंसीज होती है उनसे भी बहुत अच्छा काम करके दिखाती हैं। सन 2012 2012 ये आपका लंदन ओलंपिक अपने आप में बहुत बड़ा इवेंट होता है। आप लोगों ने सुना भी होगा कि ओलंपिक में मेडल लिए आए, सुनते होंगे हम लोग। अभी ओलंपिक होने वाला था जापान में, बट वो कोरोना की वजह से शिफ्ट हो गया अगले साल में। तो इतना बड़ा इवेंट जहां पे हजारों लाखों तो प्लेयर जाते हैं खेलने के लिए, अलग अलग इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। उसके अलावा आपके जो वो होते हैं, जो दर्शक वगैरह होते हैं, वो ऑडियंस वगैरह, वो सब जो कुछ भी है वो भी वहां जाते हैं, तो बहुत क्राउडी हो जाते हैं। तो वहां पे उस पूरे सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, उस पूरे इवेंट को मेंटेन करने के लिए वहां की प्राइवेट सिक्योरिटी ने मेंटेन किया था, ना कि वहां की पुलिस ने और उन्होंने। अलग अलग प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज को वो टेंडर दिया और बहुत अच्छा काम किया था। तो प्राइवेट सिक्योरिटी बहुत एक हायर स्टैंडर्ड के भी काम कर सकती है, बताइए नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो सिनेरियो होना चाहिए, माहौल ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ी सी है कमियां, बट धीरे धीरे सिस्टम यहाँ पे डेवलप होगा और काफी सारी चीजें वो हैं। एनीवे
तो ये इस कानून के हिसाब से, पसार एक्ट के हिसाब से ये प्राइवेट सिक्योरिटी में चीजें चलती हैं बेटा। और जो इन्हें प्राइवेट सिक्योरिटी पर्सनल को, प्राइवेट सिक्योरिटी में जितने आदमी काम करते हैं उनको जो हायर करती हैं वो चीजें होती हैं प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज। यानी कि एक एजेंसी किसी को भी, मान लो कोई राहुल नाम का कोई एक लड़का है, वो प्राइवेट सिक्योरिटी में कहीं जॉब कर रहा है, तो उसे वो किसी न किसी एक एजेंसी ने उसे XYZ, पैंथर सिक्योरिटी या फिर G4S सिक्योरिटी, इस तरह से करके उसे किसी ने हायर किया होगा, तब उसे एक जगह पे रिक्रूट किया होगा और तब वो यानी कि प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी का एक कर्मचारी हो गया हो, बट उसकी काम करने का क्षेत्र किसी इंडस्ट्री के अंदर हो सकता है। और यहीं से प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी उनको सैलरी, वेजेस, जो भी उनकी अलाउंसेस वगैरह वो प्रोवाइड कराती है। अब आ जाते हैं कि भाई रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी पर्सन, यानी कि पर्सन कहते हैं, जब कलेक्टिवली हम जब बोलते हैं तो पर्सनल बोल देते हैं। यानी कि पर्सन, मैं एक अकेला, यानी कि मैं एक टीचर, कम्युनिटी मैं एक टीचर हूँ, बट जब हम कई सारे टीचर्स की या टीचर एक कम्युनिटी की बात करते हैं तो वो पर्सनल में हो जाती है। सिक्योरिटी पर्सन एक चीज है कि कोई एक सिक्योरिटी पर्सन, सिक्योरिटी पर्सनल यानी कि पूरे सिक्योरिटी में काम करने वाले उसमें सिक्योरिटी पर्सन। तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत चैलेंजिंग जॉब है। आदमी को अपने एड़ी पंजे पे खड़े रहना पड़ता है, आसान चीज है नहीं बिल्कुल भी। हर ड्यूरिंग ड्यूटी आवर्स कॉन्स्टेंटली आपको सजग रहना पड़ता है, अवेयर रहना पड़ता है, विजिलेंट रहना पड़ता है, तब जाके आप अपना काम अच्छे से कर पाते हो। तो सिक्योरिटी के भाई, प्राइवेट सिक्योरिटी के रोल्स, यहाँ पे इसकी भूमिका, इसके रोल सिक्योरिटी के प्रोटेक्टिव, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव। प्रोटेक्टिव होता है कि भाई जनरली प्राइवेट सिक्योरिटी के ना 2-3 काम मस्ट होते हैं। मैन मस्ट टू प्रोटेक्ट मैन, मशीन, मटेरियल एंड इंफॉर्मेशन। आप किसी एक इंडस्ट्री के अंदर जाके देखो तो वहां पे मैन भी होंगे, ये मैन होंगे यानी कि वहां पे जितने सारे आदमी काम कर रहे हैं, मशीन भी होंगी वहां पे, और मटेरियल भी होएगा। इसके अलावा कई सारी, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें जनरली सिक्योरिटी का पर्सपेक्टिव, उसका उद्देश्य, उसका मोटिव यही होता है कि भाई मैन, मशीन, मटेरियल, इंफॉर्मेशन। इसके अलावा बचा क्या? सब कुछ तो आगे उन सबको प्रोटेक्ट करना होता है इनका वो, तो प्रोटेक्टिव रोल है। दूसरा प्रिवेंटिव, भाई काम इस तरह से होना चाहिए कि आप फायर केस होने के बाद उसे बुझाएं नहीं, आप इस तरह से काम करें कि फायर ही ना लग पाए, आग ही ना लग पाए। इस तरह से प्रिवेंटिव बहुत ही सजगतापूर्ण, यानी कि हमें चीजों को स्टैंडर्ड के हिसाब से सेट करेंगे, फिर उसे उस लेवल तक मेंटेन करेंगे ताकि इंसिडेंट या फिर किसी एक्सीडेंट की कोई संभावना ही ना हो। यानी कि चोर को पकड़ने के लिए जितनी सतर्कता दिखाएं, उससे ज्यादा ये हम वहां फोकस करें कि ताकि हमारे वहां चोरी हो ही ना। तो ये प्रिवेंटिव है। आप इसको एक जनरल पर्सपेक्टिव में ऐसे भी देख सकते हैं कि बीमार होने के बाद डॉक्टर से जाके मेडिसिन लें, उसे चेक, उससे कंसल्ट करें, उससे पहले हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखें ताकि हम बीमार पड़े ही ना। तो ये प्रिवेंटिव है। उसके बाद जो एक थर्ड रोल है डिटेक्टिव। भाई डिटेक्टिव ठीक है भाई, हम प्रिवेंट नहीं कर पाए, हम प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाए, इंसिडेंट हो गया, क्राइम हो गया, वारदात हो गई, या जो कुछ भी है वो अब हो गया। अब उसे डिटेक्ट करना है, टू फाइंड आउट द कल्प्रिट, कि भाई कौन था, कैसे ये इंसिडेंट एक्सीडेंट हुआ, अब उस चीज की तह तक जाना, ये चीज डिटेक्शन है। अब आ जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। भाई रोल ये है, इस तरह से रोल में काम करेगा सिक्योरिटी पर्सन। और रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो
एक चीज, जब भी आप सिक्योरिटी की फील्ड की बात करते हो या किस कोई, चाहे पर्सनल, चाहे आपका प्राइवेट सिक्योरिटी है या पब्लिक सिक्योरिटी है, डिफेंस है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कुछ भी है, सबसे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होती है सिक्योरिटी के काम में बेटा, वो है ऑब्जर्वेशन एंड मॉनिटरिंग। ऑब्जर्वेशन एंड मॉनिटरिंग। ऑब्जर्वेशन मीन्स टू वाचिंग ओवर। आप एक सिक्योरिटी पर्सन हो, वो जो आप एक सोल्जर हो, आप एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हो, आप एक पुलिसमैन या कुछ भी हो, यदि आप चीजों को ऑब्जर्व करने की आप में पावर नहीं है ना, आपको किसी को देख के अगर जो डाउट नहीं होता, शक नहीं होता, या आपको ऐसे नहीं लगता कि यार ये चीज थोड़ी और सी है, इट मीन्स आप अनफिट हो सिक्योरिटी टास्क के लिए। आप अपनी गली में देखो, बीइंग एक अवेयर सिटीजन के हिसाब से आपको लग रहा है कि कोई आपकी गली में 2-3 दिन से ऐसे ही घूम रहा है, पहले कभी नहीं देखा उसको। देन अगर आप ऐसे सोच रहे हैं, इट्स ऑब्जर्वेशन। आप ऑब्जर्व कर रहे हो उस चीज को कि जब भी कोई चीज डिफर होती है, कोई चीज अलग से हो रही है, यानी रूटीन में नहीं थी, कोई सडनली एक आदमी आ रहा है, वो पहले नहीं था, अब वो डिफरेंस है कि ये ऐसे क्यों है, आपके दिमाग में अलर्ट जा रहा है। तो ये चीज है बेटा, ये ऑब्जर्वेशन है, टू वाचिंग ओवर। हम उसे देख रहे हैं अभी कुछ समथिंग अनलॉफुल या रॉन्ग। एंड मॉनिटरिंग, ऑब्जर्व किया हमने, कुछ डाउटफुल है इसकी एक्टिविटी, अब मॉनिटर कर रहे हैं उसे, अच्छा वहां गया, उससे मिला, इस तरह का एक अवेयर चीज है। तो एक बीइंग ए सिक्योरिटी पर्सन, यू हैव टू बी an observant, and subsequently you have to monitor the scenario. Then you are a good security person. Then public relation. किसी ऑर्गेनाइजेशन में, यहाँ पे देखिए पब्लिक रिलेशंस, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में गए, हो सकता है आप अपने बड़े भाई की इंडस्ट्री में चले जाएं या जहां पे जॉब करता है वहां चले जाएं, तो आपको सबसे पहले किससे वास्ता होगा? किससे? सिक्योरिटी से। पे आपको घुसने से पहले, जो एंटर करते ही आपको सबसे पहले जिस आदमी से वास्ता पड़ेगा, ही सी विल बी ए सिक्योरिटी पर्सन, और उसका जो इम्पैक्ट रहेगा, उसकी जो डीलिंग है आपके लिए या आपके साथ, या किसी विजिटर के साथ या किसी कस्टमर के साथ, जनरली विजिटर के साथ, तो वो रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को। ऑर्गेनाइजेशन की इमेज की यहाँ पे अगर सिक्योरिटी अच्छे से डीलिंग करें तो बंदे मन में एक परसेप्शन आता है कि भाई एक सोच आती है, हाँ दैट इज नाइस ऑर्गेनाइजेशन। अगर तो वहां सिक्योरिटी पर्सन की डीलिंग ठीक नहीं है, तो इम्पैक्ट जो है रिवर्स हो जाता है, उल्टा चला जाता है। यार क्या इंडस्ट्री है ये, क्या ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब यहाँ पब्लिक डीलिंग ठीक नहीं है, रिलेशन ठीक, मतलब अच्छे से लोगों को हैंडल नहीं किया जा रहा विजिटर्स को, तो पब्लिक रिलेशन बनाना, पब्लिक के साथ या विजिटर्स के साथ अच्छी डीलिंग करना, वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिक्योरिटी है। रिस्पॉन्स टू इमरजेंसी, रिस्पॉन्स टू इमरजेंसी, सिक्योरिटी का फील्ड, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिटेड नहीं हो सकती। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इट्स अ टफ टास्क, इट्स अ चैलेंजिंग जॉब। पहले बताया कि आपको एडी पंजे पे खड़ा होके जॉब करनी पड़ेगी, अपनी ड्यूटी जस्टिफाई करनी पड़ेगी। तो देन रिस्पॉन्स टू इमरजेंसी, सबसे पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो जो कोई अगर जो रिस्पॉन्ड करता है, सबसे पहले प्रतिक्रिया जिसकी आती है वो सिक्योरिटी पर्सन है। और फायर इंसिडेंट हो गया, आग लग गई इंडस्ट्री में, सबसे पहले सिक्योरिटी वहां पे जाके उस चीज को कंप्रेस करने की कोशिश करती है, उस चीज को लिमिटाइज करने की कोशिश करती है, उसे एक्सटिंग्विश करने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए फॉर्मली उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, वो लोग ट्रेंड होते हैं। चलो फायर इंसिडेंट नहीं हो, कुछ और कोई
हाइट से गिर गया, कोई किसी आप कह सकते हैं कि ऐसी जगह पे कोई हैंग हो गया या फंस गया कहीं पे किसी अंधेरी जगह पे या किसी कन्फाइंड स्पेस में। कन्फाइंड स्पेस मतलब जहां जनरली जाया नहीं जाता है, जहां पे अप्रोच जो सीमित होती है, तो सबसे पहले सिक्योरिटी वहां पे जाकर रिएक्ट करती है। सो रिस्पॉन्स टू इमरजेंसी, मैंने जैसा कि पहले बोला कि आपको एडी पंजे पे जॉब करनी पड़ती है, यानी कि एडी पंजे पे जॉब करने का मतलब है कि भाई खड़े खड़े, मतलब ऐसा नहीं कि पैर दुखने लग जाते हैं या ऐसा कुछ। बेटा एडी पंजे जनरली ऐसे बोला जाता है कि चैलेंजिंग है, आपको फोकस रहना पड़ता है। आपको ऐसा नहीं कि आप सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं और फोन खोला कुछ देख रहे हैं, मतलब सर खुजा रहे हैं या आपको बार बार उदासी आ रही, आलस आ रहा है, ऐसा नहीं है। आपको फोकस रहना पड़ेगा, आपको कॉन्स्टेंटली अपने जॉब के प्रति डिवोटेड रहना पड़ेगा। वो एडी पंजे का मतलब है उसमें, यानी कि जब एडी पंजे एक सिंबॉलिक वे में है, ये समझाने के लिए है कि भाई आपको हमेशा ही एनर्जेटिक रहना पड़ेगा अपने काम के लिए। क्लियर? देन एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस, आप देखते हैं कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या आ सकते हैं, या तो भाई मैन आएंगे, ह्यूमन बीइंग आएंगे, या फिर व्हीकल वगैरह आएगा। तो एक्सेस कंट्रोल मतलब कि टू कंट्रोल द अप्रोच ऑफ मैन एंड व्हीकल। आदमी आए चाहे कोई वाहन आए, उसकी एक्सेस पर, उसकी पहुंच पर, कि भाई आप सोचो गेट ना हो आपके घर में, आपके घर में गेट नहीं है, कुछ भी आ जाएगा आपके घर में। कोई आदमी आ गया घुस गया, या कोई एनिमल आ गया, कुत्ता बिल्ली कुछ भी आगे घुस जाएगा। तो क्या है गेट इसलिए कि ताकि एक्सेस कंट्रोल करें हम चाहे कोई भी अंदर ना आगे घुस सके। मैं इसलिए बता रहा हूं, ये छोटी छोटी लाइफ के हर पहलू में सिक्योरिटी है, यू कांट इग्नोर दैट। आगे नहीं सकते आप सब चीजों से, आपके हर चीज में देखो तो हर चीज कहीं ना कहीं सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव जुड़ा हुआ है। एनीवे, सो टू कंट्रोल द एक्सेस ऑफ मैन एंड व्हीकल इज कॉल्ड एक्सेस कंट्रोल। पहुंच पर नियंत्रण। पहुंच है कोई भी ऐसे ही नहीं कि आएगा चला जाएगा अपना काम करेगा, ऐसे तो कोई भी मिलिटेंट आएगा बम रखेगा और अपना साफ हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। अब एक्सेस कंट्रोल अपने आप में फिर काफी टेक्निकली हो जाती हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई है, जैसे जैसे चीजें आविष्कार हुए हैं, सीसीटीवी वगैरह आ गए हैं, हम देख लेते हैं बैठे बैठे यहाँ भी कौन है, परिचित नॉन टू है या नहीं है, अजनबी है, स्ट्रेंजर है, हम देख लेते हैं पहले ही। तो फिर वहां पे उसका अपना वेरिफिकेशन भी होता है। जी भाई साहब बताएं आप कौन है? जी मैं ये हूँ। कहाँ से आए हैं? जी मैं यहाँ से आया। अच्छा आप अपना आईडी प्रूफ दिखाइए। ओके सर मेरे पास ये आधार कार्ड है, या मेरा पहचान पत्र है, या मेरा इलेक्शन कार्ड है, या मेरा राशन कार्ड की कॉपी, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ। ओके आपको किससे मिलना है? जी मेरे को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में शुक्ला सर से मिलना है। अच्छा जी आप वेट कीजिए, हम शुक्ला सर से बात करते हैं। शुक्ला सर को फोन किया, शुक्ला जी कोई आपसे मिलने आए। हाँ जी ठीक है शुक्ला जी, हाँ आया है, ठीक है आप उसको तो वेरीफाई करके अब उसकी एक्सेस जो है कंट्रोल में हो गई है। ऐसा नहीं कि वो कुछ भी करके निकल जाएगा। अब उसके पर्टिकुलर उसकी इंफॉर्मेशन अब वो सिस्टम में आती है, सिक्योरिटी सिस्टम में। कुछ भी पर्टिकुलर उस दिन कोई इंसिडेंट होता है तो श्रीमान जी को भी वहां पे बुलाया जा सकता है, उससे पूछताछ वेरिफिकेशन इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है, कराया जा सकता है। क्लियर बेटा? ये कुछ सर्टेन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं सिक्योरिटी पर्सन की, और भी बहुत सारी हैं बट थोड़ा सा इसको कंप्रेस किया गया है। अब एक चीज ये भी है, ये मैंने यहाँ पे लिखी भी है बेटा, SOP, SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। यकीन मानिए ऑर्गेनाइजेशन चाहे प्राइवेट है
या पब्लिक है, सरकारी है या गैर सरकारी है, बगैर एसओपी के कोई भी संगठन नहीं चलता है। एसओपी इज अ कलेक्शन ऑफ सर्टेन रूल्स विच इज डिसाइडेड बाय ए मैनेजमेंट बॉडी और एन अथॉरिटी। पहले से ही डिसाइडेड होते हैं, बना दिए जाते हैं कि भाई ऑफिस टाइम ये रहेगा तो यही रहेगा, भाई ये चीज ऐसे चलेगी तो ऐसे ही चलेगी। एसओपी हो सकता है टाइम टू टाइम उसमें कुछ वेरी करने के लिए उसे समय की डिमांड के हिसाब से कुछ उसमें चेंज हो जाए, बट ये डिसाइडेड होते हैं। तो ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, आदर्श प्रक्रिया संहिता इसे कहते हैं। ये पहले से ही डिसाइडेड होती है और उसी के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन चलता है। तो सिक्योरिटी में भी आपको एक एसओपी के हिसाब से, प्रक्रिया के हिसाब से काम करना पड़ता है। ये बेटा 9th क्लास के लिए तकरीबन पहले सेशन का यहाँ पे इसमें निचोड़ हो जाता है बेटा। एक बार हम लोग दोबारा से जल्दी रिवाइंड कर लेंगे इस चीज को। सिक्योरिटी मोटे तौर पर, बेसिक तौर पर दो तरह से होती है बेटा। पब्लिक सिक्योरिटी वो सिक्योरिटी जो जैसे पुलिस हो गई, सीआईएसएफ हो गई, या वो सुरक्षा जो गवर्नमेंट के फंड से चलती है, उस चीज का जो भागदौड़ है उस चीज की, यानी कि सरकार अपने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कराने के लिए लॉ एंड ऑर्डर कानून और व्यवस्था को मेंटेन कराने के लिए सरकार सिक्योरिटी जो अरेंज कराती है वो पब्लिक सिक्योरिटी है। प्राइवेट सिक्योरिटी यानी कि प्राइवेट सिक्योरिटी निजी सुरक्षा, अपने मैन मशीन मटेरियल को प्रोटेक्ट करने के लिए बीइंग एन इंडस्ट्री गेस्ट, या मैं कोई काम धंधा है मेरी कंपनी है, तो मैं चाहूंगा कि मेरी मैन मशीन मटेरियल इंफॉर्मेशन वो सिक्योर रहे, तो उसके लिए अरेंजमेंट कराया जाता है प्राइवेट सिक्योरिटी। इस अरेंजमेंट को कराने वाली सिक्योरिटी एजेंसी, ये प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी जो चलती हैं वो एक इस लॉ पे चलती हैं जिसका नाम है पसार। PSAR, P for private, S for security, A for agencies, R for regulation, A for act। ये एक्ट 2005 में बना था। इसी में there are certain rules and regulations in PASAR Act 2005 to run a security facility, a security agency with effective impact। Clear? अब there are certain roles and responsibilities of security person. Roles are its role ROLES roles: प्रोटेक्टिव, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, जैसा कि आपको पहले भी बता दिया गया है। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑब्जर्वेशन एंड मॉनिटरिंग है, पब्लिक रिलेशंस है, रिस्पॉन्स टू इमरजेंसी, एक्सेस कंट्रोल है, पेट्रोलिंग है, और भी कई सारे हैं। एसओपी के बारे में मैंने बताया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। तो ये कुछ पहले सेशन में है आपके। आशा करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, और फिर भी कोई डाउट हो आप ग्रुप में जाइए, अपना डाउट टाइप कीजिए, बताइए, या यू कैन कॉल मी और अपने डाउट क्लियर कीजिए। अगर जो आपकी क्लासेस चलती है आपको और बहुत अच्छा लगता, बट जो भी सारा कंटेंट आपको भेजा जाता है बेटा आप देखिए उसको। कोई मोटिवेशन वीडियो, कोई लिंक वगैरह जो भेजा जा रहा है उससे सीखने की कोशिश कीजिए। सब्जेक्ट कोई भी हो, काम कोई भी हो, या आप कुछ भी कर रहे हैं लाइफ में, विदाउट मोटिवेशन यू कांट सर्वाइव एंड यू कैन नॉट गेट एनीथिंग इन योर लाइफ। तो जब भी कोई ऐसा मोटिवेशन वीडियो या कोई लिंक आपको भेजा जाता है बेटा देखिए उसे, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। nowadays it's a critical time, pandemic is around us,
and things will be okay in future. Slowly and slightly will be okay. Till then, we have to reassemble ourselves and think about that what we can achieve in our life. Then you have to decide a goal for that, एक टारगेट, उसको देखें, उसको सोचें कि मैं क्या इफेक्टिवली कर सकता हूँ, उस चीज़ में फोकस करें, छोटी छोटी उसके लिए उस दिशा में प्रयास करें, कोशिशें करें और करें सोसाइटी के लिए एक अच्छा सोसाइटी का एक स्तंभ, एक छोटा सा एक ऐसा पहलू बनने की कोशिश करें समाज में, जो समाज में प्रोडक्टिविटी लाए, समाज को अच्छा बनाए, ना कि समाज में गंद फैलाए। स्टोरी ना करें सिस्टम का फॉलो क्लियर। सो होपफुली आप एंजॉय करेंगे इस लेक्चर को और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू स्टूडेंट।